वीडियो को कंटिन्यू करते बिना और किसी बकचोदी के। जो यूनटियान्यू और यूनटियानी थे वो ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानते थे। जो लू फैंग है वो इस वक्त डबल सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है एंड वो साथ ही साथ लू फैंग के अंदर से निकलने वाले डेंजरस ऑरे को भी भाप चुके थे। आफ्टर ऑल वो 5 गॉड्स के अंदर आते थे यूनटियान्यू के अंदर। यूनटियान्यू से कहती है कि मैं इस वक्त मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आईसी बॉडी को कंडेंस करने की कोशिश करती हूँ एंड साथ ही साथ मैं उसके साथ अपनी चॉस की टेक्निक को भी इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं इसे सप्रेस कर सकूं। ये जो लू है गॉड है, इसका डोमेन या फिर इसकी रोलिंग ब्लड वेव्स ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा तो नहीं कि इसने भी काफी सारी चॉस टेक्निक को ऑलरेडी मास्टर कर रखा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्लड क्लाउड लॉर्ड जितनी है। ब्लड क्लाउड लॉर्ड भी काफी सारी चॉस रिलम के मूव्स के अंदर एक्सपर्ट थे एंड वो काफी सारे मूव्स को कंबाइन कर सकते थे। यूनटियान्यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो अभी हमें पूरी तरीके से ऑल आउट जाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इसे हराना पड़ेगा, इससे पहले किसी और को इन सब चीजों के बारे में पता चले। अगर जनरल योंग यहाँ पे आ जाते हैं तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इनके हिसाब से इनको लगता था कि जो जनरल योंग है उनकी पावर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जनरल योंग कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो लू फैंग और ब्लड क्लाउड से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तुरंत यूनटियानी की पूरी जो बॉडी होती है वो आईसी कोल्ड ओरा के अंदर चेंज हो जाती है, यानी कि वो बर्फ बन जाती है एंड उसके अंदर से आईसी कोल्ड ओरा निकल रहा था एंड उसके आसपास काफी सारे सिल्क थ्रेड्स भी आ चुके थे व्हाइट कलर के। एंड ये जो सिल्क थ्रेड्स ये काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा शार्प थे। वही जो लू फैंग जो वेव्स के अंदर कन्वर्ट हुआ था वो अचानक से वेव्स के बाहर आता है एंड उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक नाइफ देखने के लिए मिलता है। ये गॉड किंग लेवल स्वॉर्ड एम्ब्रियो थी, यानी कि ब्लड शैडो ब्लेड। लू फैंग तुरंत अपनी एक्सटेंशन मेथड का इस्तेमाल करता है। एक्सटेंशन मेथड एक डिवाइन पावर बर्निंग टेक्निक है जिसके अंदर काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर डिवाइन पावर बर्न होती है एंड आफ्टर ऑल जो लू फैंग था वो एक गॉड लेवल का वेपन का इस्तेमाल कर रहा था, तो इसके अंदर लू फैंग को ज्यादा एनर्जी की तो जरूरत थी, बट स्टिल लू फैंग की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके सामने ये एनर्जी का जितना भी एग्जॉशन हो रहा है ये सब कुछ भी नहीं है। काफी सारी जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं वो एक मोटी सी रस्सी बना लेते हैं एंड ये सारी जो मोटी सी रस्सियां थी वो लू फैंग को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट जैसी वो सिल्क की जो रस्सियां थी वो लू फैंग की डिवाइन नाइफ पे टच होती थी वो तुरंत पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती थी। जो यूनटियानी थी वो काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो लू फैंग को अपने इस आईसी रोप से रोक सके, बट इस वक्त वो लू फैंग को छू तक नहीं पा रही थी। इवन थॉट उसका जो भाई था उसके पास भी काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन बॉडी, बट वो अपने भाई को उन सारी रस्सियों से बांध लेती थी। हाँ वो बात अलग है कि वो उसे कभी हरा नहीं पाती थी क्योंकि इसके और इसके भाई के बीच में काफी ज्यादा बड़ा पावर गैप है। एंड गाइस यहाँ पे वापिस से भाई बहन वाला रिश्ता आ गया एंड जब भी चाइनीज में भाई बहन का रिश्ता आता है ये कब बहन बहन बोल के बहन बन जाता है पता नहीं चलता। चलो कोई ना, वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं तो अगर इनके बीच में कोई केमिस्ट्री होगी भी तो वो खत्म हो जाएगी। ये जो यूनटियान्यू होता है उसके हाथों के अंदर एक बहुत बड़ा डंडा देखने के लिए मिल सकता था। जैसे वो इस डंडे को हवा के अंदर लहराता है उसके आसपास की काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती थी एंड वो जैसे हवा के अंदर एक स्लैश घुमाता है, ये जो स्लैश था वो इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में काट दिया हो। इवन जो लू फैंग था वो भी यूनटियान्यू की पावर देख के थोड़ा सा शॉक। लू फैंग को ऑलरेडी 20 सेंचुरी से ज्यादा का टाइम हो चुका था और लू फैंग ने अपने बॉडी को सेकंड टाइम भी रिफाइन कर लिया था एंड ऐसे टाइम के अंदर जाता है जो लू फैंग होता है वो अपने अपोनेंट्स के मजे लेता है, यानी कि जब लू फैंग को ऐसा कोई पावरफुल अपोनेंट मिलता है तो वो उससे जितना ज्यादा टाइम हो सके उतना ज्यादा टाइम फाइट करता है ताकि वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा सके एंड बैटल को और ज्यादा एंजॉय कर सके। बट इस टाइम तक बात उसके दोस्त की आ गई थी, तो जो लू फैंग था वो थोड़ा सा गुस्से में था। वो जल्दी से जल्दी इनको निपटा के ब्लड क्लाउड गॉड को मारना चाहता था। वही जो यूनटियान्यू था उसके फेस के ऊपर एक स्माइल देखने के लिए मिलती है। वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे इस अटैक से इवन ब्लड क्लाउड को भी बचने के लिए अपना स्पेशल अटैक यूज करना पड़ता है एंड तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके जितने पावरफुल हो, तुम तो मेरे जितने पावरफुल भी नहीं। वही जो लू फैंग था वो अपने सामने वाले अटैक को अपनी तरफ आने देता है एंड उसको घूरते हुए देखता रहता है। अचानक से लू फैंग के पीछे के जो विंग्स होते हैं वो फड़फड़ाने लग जाते हैं और उसके अंदर से और ज्यादा पावरफुल डिवाइन पावर जनरेट होती है। तुरंत ही सारी की सारी जो डिवाइन पावर्स होती है वो लू फैंग के ब्लड एम्ब्रियो ब्लेड के अंदर जाती है और उससे लू फैंग एक स्लैश क्रिएट करता है जो कि यूनटियान्यू के स्लैश को काटते हुए सीधा यूनटियान्यू की तरफ आगे बढ़ जाता है। यूनटियान्यू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो अटैक था जो कि अभी लू फैंग ने क्रिएट किया था इससे इवन स्पेस भी फट चुका था एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट करना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है एंड स्पेस को फाड़ देना ये बस चॉज लेवल के वॉरियर्स कर सकते हैं। यूनटियान्यू के जितने भी वो सिल्क थ्रेड्स थे, यानी कि वो जितने भी बर्फ की बड़ी बड़ी रस्सियां थी वो सारी की सारी भी टूट चुकी थी। जैसे यूनटियान्यू देखता है कि अभी ये जो अटैक है ये उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो पागलों की तरफ अपनी डिवाइन पावर्स को बर्न करने लग जाता है। तुरंत अपना लंबा सा डंडा निकालता है और उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है एंड उस स्लैश को उस डंडे से रोकने की कोशिश करता है। वो पीछे की तरफ घिसटते हुए चला जाता है और जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सा खड्डा हो चुका था। लू फैंग ने इस पूरी की पूरी जगह को एक चॉज रिलम के अंदर कवर करके रखा था जिसके कारण यहाँ पे जितनी भी फ्लक्चुएशंस थी वो सारी की सारी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो लू फैंग था वो अपना काम खुद करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इन सब चीजों के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सिटी लॉर्ड मेंशन की या फिर
किसी और दूसरी फोर्सेस की। जो यूनटियानू होता है वो जोर जोर से हाँकने लग जाता है, उसके मुंह से खून टपक जाता है। लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे और ज्यादा सह सकते हो? जो यूनटियानी थे उसकी भी पूरी तरीके से पसीने छूट गए थे। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस था उन लोगों को लू फेंग के हाथों के अंदर वो ब्लेड लग रहा था, क्योंकि वो जो एम्ब्रियो ब्लेड था उससे जो भी स्लैशेस स्पेस के अंदर क्रिएट किए जा रहे थे उसके अंदर लिटरली स्पेस के अंदर एक ब्लैक सा थिन सा स्पेस गैप हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, जिसके अंदर एक अलग ही वैक्यूम पावर था, जिसके अंदर जितनी भी चीजें वो पूरी तरीके से सिंक हो जा रही थी। जो यूनटियानी था वो तो कब की मरी जाती, लेकिन उसके भाई ने अपनी पूरी जान लगा के लू फेंग के उस अटैक को रोक लिया था, इसलिए ये अभी तक सांसें ले रही थी। यूनटियानी तुरंत यूनटियानी की तरफ देखता और कहता है, भागो, जल्दी भागो यहाँ से, ये जो बंदा है ये एक राक्षस है, ये उस बुढ़े योंग होंग से काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जो यूनटियानी होती है वो तुरंत अपनी बॉडी को 2 हिस्सों के अंदर बांट लेती है एंड उसकी एक आईसी बॉडी एक डायरेक्शन के अंदर भाग रही थी और दूसरी बॉडी दूसरे डायरेक्शन में। ऐसे तो नॉर्मली ये जो यूनटियानी थी अपनी रियल बॉडी को हमेशा बैटल से दूर ही रखा करती थी, क्योंकि अगर उसकी दूसरी बॉडी मारी भी जाती है तो उसकी रियल बॉडी हमेशा जिंदा रहेगी। बट जब वो लास्ट टाइम फॉरबिडन एरियाज के ऊपर अटैक करके वापस यहाँ पे आई थी तो पूरी तरीके से केयर फ्री थी, तो उसने अपनी दोनों बॉडीज को साथ में ही रखा था एंड इस चीज के लिए अभी उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। यूनटियानी जो होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता लू फेंग के ऊपर जानबूझ के, ताकि वो यूनटियानी को भागने का मौका दे सके। वो उसका वो जो डिवाइन डंडा होता है वो अपना डंडा लू फेंग के ऊपर फेंक के मारता पूरी ताकत से। ये जो डंडा होता है ये तुरंत स्पेस को चीरते हुए लू फेंग की तरफ आगे बढ़ता है एंड ये डायरेक्टली लू फेंग की छाती में घुस जाता है एंड ये डंडा लू फेंग की छाती में अटक चुका था, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग को पता तक नहीं चला था। जो लू फेंग था उसका तो ध्यान था ही नहीं यूनटियानी की तरफ, वो यूनटियानी को देख रहा था जो कि यहाँ से भाग रही थी। इसी चीज से आप लू फेंग की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि लू फेंग को इवन महसूस तक नहीं हुआ कि उसके बॉडी पे आके कोई चीज लगी है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो डंडा है इसने लू फेंग की स्किन को छुआ तक नहीं था। ये डंडा ज्यादा से ज्यादा जो लू फेंग का आर्मर वार्मर था उसी को क्रैक कर पाया था। वही जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने एम्ब्रियो नाइफ से एक बहुत बड़ा सा स्लैश क्रिएट करता है स्पेस के अंदर, और ये जो स्लैश होता है वो यूनटियानी की तरफ जाता है। यूनटियानी जानती थी कि वो इस अटैक को नहीं रोक सकती, वो जानती थी कि उसका मौत उसके ज्यादा करीब आ रही, उससे जितना हो सके वो अपनी पूरी जान लगा के काफी सारी आइस की शील्ड्स बना देती है ताकि लू फेंग का ये जो ब्लड शैडो ब्लेड है वो इसे रोक सके, यानी कि ब्लड शैडो ब्लेड की शैडो। लेकिन ये जो अटैक था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके सारे के सारे आइस डिफेंस को फाड़ते हुए वो डायरेक्टली यूनटियानी के दिल पे जाके लगता और उसके दिल को चीड़ देता है एंड जैसे उसका इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का हार्ट शैटर होता है यानी कि टूटता है, वो वैसे ही मर जाती है। ये चीज देख के जो यूनटियानी होता वो काफी ज्यादा डर चुका था। तभी जो लू फेंग का वो बड़ा सा डोमेन था, यानी कि वो जो खून का समुद्र लू फेंग ने क्रिएट किया था उसके अंदर से 2 हाथ निकलते हैं जो कि यूनटियानी को पकड़ लेते हैं। यूनटियानी की काफी तो बुरी तरीके से फट जाती है। यूनटियानी कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ब्लड क्लाउड कहाँ पे है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लू फेंग वैसे तो इसे एक ही झटके में मारने वाला था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन ये चीज सुनते उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। फिर भी वो काफी ज्यादा डेडली ऑरा के साथ और काफी ज्यादा कोल्ड नजर से इस बंदे की तरफ घूरते हुए कहता है, मुझे बताओ ब्लड क्लाउड कहाँ है। यूनटियानी की पैंट गीली हो जाती है, वो रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं ब्लड क्लाउड को ढूंढ सकता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे मत मार। लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है, तुम उसे कैसे ढूंढोगे? डरते हुए लू फेंग से कहता है, मुझे पहले मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद लू फेंग उसे छोड़ देता है और उसे कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। वो तुरंत कहता है कि मार्किस ने हम तीनों को यहाँ पे ब्लड क्लाउड की मदद करने के लिए भेजा एंड उसने हमें एक कम्युनिकेशन टोकन भी दिया था जिसकी मदद से मैं ब्लड क्लाउड को कांटेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद वो तुरंत अपने कम्युनिकेशन टोकन को निकालता है एंड वो ब्लड क्लाउड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड गाइस ये जो कम्युनिकेशन टोकन है ये बस वही लोग यूज कर सकते हैं जिनको ये दिया गया हो, ताकि वो अपने कंपेनियंस को लोकेट कर सके। यूनटियानी फाइनली ब्लड क्लाउड से कांटेक्ट कर लेता है। वो उससे कहता है, ब्लड क्लाउड, मैं यूनटियानी बोल रहा हूँ, मेरे पीछे सिटी लॉर्ड मेंशन के लोग पड़े हुए हैं, यूनटियानी ऑलरेडी मर चुकी है, मैं जैसे तैसे करके यहाँ से भागा हूँ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे हो, मैं जल्दी आके तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी जो ब्लड क्लाउड होता है वो पूछता है, यूनटियानी कैसे मरी? वो कहता है कि उनके साथ वो एक गॉड भी है एंड उसी ने यूनटियानी को मारा, काफी ज्यादा लकी था कि मैं वहाँ से भाग पाया। ब्लड क्लाउड कहता है कि तुम्हें मुझे ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है, तुम डायरेक्टली शिकागो के अंदर चले जाओ। शिकागो का हेडक्वार्टर है इन लोगों का, जहाँ पे डेफिनेटली काफी सारे और पावरफुल लोग होंगे। जैसे यूनटियानी ये चीज सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है, मार्किस ने हमको ऑर्डर दिया था कि हम लोग साथ में रहे, हम सब साथ में मिलके काम करें, तुम इस तरीके से अभी मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ब्लड क्लाउड कहता है कि वो मार्किस से जाके निपट लेगा, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एंड वो मार्किस को समझा देगा कि सिचुएशन क्या थी। जिसके बाद वो डायरेक्टली उस कम्युनिकेशन ऑर्डर को कट कर देता है। लॉर्ड ब्लड क्लाउड काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन था एंड अगर वो अपनी किसी साथी के साथ गद्दारी भी करता है अपनी जान बचाने के लिए तो जो मार्किस है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल ब्लड क्लाउड काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है एंड वो इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन को खोना नहीं चाहेंगे। हम लोग को
यूंटियान्यू देखने के लिए मिलता है जिसके सर से पसीने टपक रहे थे। वो बार बार ब्लड क्लाउड को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो लाउड ब्लड क्लाउड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा एंड ब्लड क्लाउड ने भी इसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। वही जो लू फैंग होता है वो इस पर्सन की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, क्या तुमने उस बंदे को पागल समझ के रखा है? उसके पीछे इस वक्त 4 मुल्कों के लोग पड़े हुए हैं एंड तुम्हें लगता है कि वो अपनी लोकेशन तुम्हें रिवील करेगा? वो इस वक्त जितना ज़्यादा सेफ हो सके उतना ज़्यादा सेफ गेम खेलने की कोशिश करेगा। यूंटियान्यू कहता है, रुको रुको रुको, मैं कुछ और सोचने की कोशिश करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। बट लू फेंग अभी जानता था कि ये बंदा बकचोदी पेल रहा है, बस अगर इसके पास कोई सोल्यूशन होता तो ये पहले ही कर चुका होता। लू फेंग तुरंत इस बंदे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यूंटियान्यू समझ जाता है कि लू फेंग अभी उसे मारने वाला है। वो तुरंत अपनी पूरी जान लगा के जैसे तैसे करके लू फेंग के हाथ से छूटता है। वो भाग ही रहा होता है। तुरंत लू फैंग का वो जो ब्लड डोमेन था उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है और वो इसके बॉडी के अंदर घुस जाती है। तभी इस बंदे की जो बॉडी होती है वो तुरंत काफी सारे हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है और उसके बॉडी के कुल मिला के 9 हिस्से होते हैं एंड वो 9 ब्लड क्लाउन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं एंड ये जो 9 ब्लड क्लाउन्स है ये 9 डायरेक्शन के अंदर भागने लग जाते हैं। उसी में से एक क्लाउन असली था। वो कहता है अगर मैं यहाँ से भाग पाता हूँ तो फ्यूचर के अंदर मैं डेफिनेटली इस लू गॉड को रिग्रेट करने के लिए मजबूर करूंगा। मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। ये बंदा इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लू फैंग तुरंत अपने 9 स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर उसके 9 ब्लेड्स फॉर्म होते हैं हवा के अंदर, जो कि उन 9 शैडोज की तरफ आगे बढ़ जाता है। तुरंत पलक झपकते ही वो जो 9 ब्लेड्स होते हैं वो उन 8 शैडोज को खत्म कर देते हैं एंड उसमें से एक जो रियल शैडो होती है वो जैसे तैसे करके लू फैंग के इस ब्लेड को रोक लेती है एंड वो लू फैंग के अटैक के इम्पैक्ट को यूज करते हुए यहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है एंड वो जैसे यहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन तभी आसमान के अंदर अचानक से एक बहुत बड़ा सा मुंह अपीयर हो जाता है एंड ये जो मुंह था ये कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल लिया। एक अलग ही दुनिया इसके सामने आ गई हो और ये मुंह और किसी का नहीं था, ये मुंह था हमारे सेक्टर 20 मोरूशा का, जिसने एक ही बारी के अंदर इसको निगल लिया था। इस कभी सेक्टर 20 का मुंह देख के तो ऐसा लगता है ना कि इसका मुंह इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा बड़ा है कि ये पूरी की पूरी हुआंग सिटी को भी निगल सकता है। इसे मारने के बाद तुरंत जो मोरूशा होता है वो उड़ते हुए लू फैंग के पास आता है। वो तुरंत उल्टी करके इस बंदे के जितने भी वेपन्स, आर्मर और जो कुछ भी था, कॉस्मिक सैंड वगैरह, वो सारी की सारी चीजें बाहर गिरा देता है लू फैंग के सामने। लू फैंग उन सारी चीजों की तरफ देखता है एंड फिर उन सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मोरूशा को इन सब चीजों की कोई नीड नहीं थी। मोरूशा एक सेक्टर 20 था। जब तक वो खाना खाते रहेगा उसे कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस खाना खा के काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसकी बॉडी को लू फैंग स्टार टावर में फेंक देता है एंड बचे हुए वेपन्स को वो अपनी स्पेस पाउच में रख लेता है। इसके बाद लू फैंग अपने सामने उस गुफा को देखता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी एंड गाइस यहाँ पे इन सारी चीजों को गुफा ही बोली जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े महल जैसे ही है। लू फैंग के एक ही अटैक से ये पूरी की पूरी गुफा या फिर महल जो भी था ये पूरा का पूरा गायब हो जाता है एंड बस एक बहुत बड़ा सा खड्डा रह जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो मोरूशा होता है वो लू फैंग से पूछता है, मास्टर अभी हमें क्या करना चाहिए? लू फैंग कहता है कि फूड किंगडम की जितनी भी फोर्सेज है उसके अंदर 2 फोर्सेज आती है। एक वो फोर्स जो कि ओपनली सारी चीजें हैंडल करती है एंड दूसरी फोर्स हमेशा हिडन रहती है। एंड इस वक्त जो ओपन फोर्स है वो प्रेसिडेंट जेन यून है एंड जो हिडन वन है वो ज़ू यून है, यानी कि ब्लड क्लाउड। एंड आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट जेन यून है वो लू फैंग से पहले भी काफी बार मिला है। लू फैंग को लगता है कि प्रेसिडेंट जेन यून को जरूर ब्लड क्लाउड के बारे में कुछ न कुछ पता होगा, लेकिन मोरूशा ये चीज काफी अच्छी तरह जानता था कि जेन यून को अभी तक जितनी भी चीजें हो रही है वो सब पता चल गई होगी एंड वो भी किसी कोने में छुप के बैठा होगा। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो जेन यून की तरफ आगे बढ़ जाता है। वही जब लू फैंग अपनी बोट के अंदर था उसे यांग फेंग गिल्ड का मैसेज आता है, लॉर्ड लूए क्या आप ही ने यूंटियानू और यूंटियानी को मारा है? ये मैसेज यांग फेंग गिल्ड के डिप्यूटी ओनर की तरफ से आया था, बिकॉज यूंटियानू और यूंटियानी के ऊपर बाउंटी लगी हुई थी। लू फैंग एक लौता पर्सन था जिसने इन सभी लोगों की बाउंटी एक्सेप्ट की थी। तो ये जो डिप्यूटी ओनर था वो पहले ही गेस कर चुका था कि लू फैंग ने उन लोगों को मारा है, बट स्टिल उसने कंफर्म करने के लिए लू फैंग को कॉल किया था। लू फैंग कहता है कि हाँ वो मैं ही था। डिप्यूटी ओनर हंसते हुए कहता है कि वैसे भी तुम्ही ने वो बाउंटी को एक्सेप्ट किया था और जनरल योंग के अलावा पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर उन दोनों को मारने की एबिलिटी बस तुम्हारे पास है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारी बाउंटी मैंने तैयार करके रखी है। लू फैंग तुरंत पूछता है, मैं बाउंटी लेने के लिए बाद में आऊंगा, क्या तुम्हें ब्लड क्लाउड के बारे में कुछ पता है? अभी भी ब्लड क्लाउड को मारना बचा है। ये डिप्यूटी चीफ ये चीज सुनता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जैसे तो उसको पता था कि लू फैंग ब्लड क्लाउड को भी मारना चाहता है। ब्लड क्लाउड ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको कोई भी एरा मार देगा। इवन थॉट अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे भी ब्लड क्लाउड की जो स्ट्रेंथ है वो लू फैंग से काफी ज्यादा लगती है। जो लू फैंग था उसने करंटली अपनी डिवाइन बॉडी के अंदर ब्रेक थ्रू किया था, जिसके कारण में भी हो सकता है कि जो लू फैंग की पावर जो वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो। यांग फेंग गिल्ड का वो जो डिप्यूटी ओनर होता है वो लू फैंग को जवाब देते हुए कहता है कि ब्लड क्लाउड वो ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर जा चुका है, वो छुप चुका है किसी जगह पे, उसे इस वक्त ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है।
स्टिल हम उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। गाइस यांग फैंग गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा एशियंट है, डेफिनेटली पूरे दुनिया के अंदर ही किसी को भी खोज के निकाल सकता है। लू फेंग कहता है कि कितना ज्यादा प्राइस है। डेफुटी चीज बोलता है कि उसका प्राइस लगभग 10 मिलियन कॉस्मिक सैंड के आसपास है। जैसे लू फेंग ये चीज सुनता है वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है। डेफुटी चीफ कहता है अगर तुम्हारे पास उसका खून का बूंद, उसके बाल या फिर उसकी डिवाइन पावर या फिर उसकी कोई भी चीज है तो उसकी मदद से भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे तुम्हारी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी एंड तुम्हें बस 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड लगेगा। लू फेंग और बात नहीं करता और कहता है ठीक है, मुझे जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा आपको। जिसके बाद लू फेंग अपने आप से कहता है कि वो डेफिनेटली इस वे को परस्यू नहीं कर सकता, उसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ जो यांग फैंग गिल्ड होता है वो भी अपने जो मेन कैलेंडर होता है उसके अंदर से यूनटियानू और यूनटियानी का नाम हटा देता है, क्योंकि उनका बाउंटी मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। जिन जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर बोलियां लगाई थी उन सारे लोगों को मैसेज भेज देता है कि फाइनली इन लोगों का बाउंटी मिशन खत्म हो चुका है एंड वो लोग मर चुके हैं। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को जू क्लैन देखने के लिए मिलता है, जो कि डेफिनेटली पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली थी। इसके अंदर जो जूगू होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि फूड कंट्री के बीच में और सिटी लॉर्ड मेंशन के बीच में जो भी क्लैशेस हो रहे थे वो फाइनली खत्म हो चुके हैं और जूयून, यूनटियानी और यूनटियानी ये तीनों की तीनों जिंदा एंड ये भाग चुके हैं। बट अचानक से उसे न्यूज मिली थी कि यूनटियानू और यूनटियानी ये दोनों के दोनों मारे गए हैं। जो जूगू होता है उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इन दोनों की जो स्ट्रेंथ थी वो लगभग जूगू के बराबर में ही थी। फिर पूरे के पूरे हुआंग सिटी के अंदर ऐसा पर्सन कौन है जो कि उन्हें मार सकता है। इस मोमेंट के अंदर जूगू के दिमाग के अंदर बस 2 ही लोग आ रहे थे, पहला तो जनरल योंग और दूसरा मिस्टीरियस लॉर्ड लू है। लेकिन अगर ये काम जनरल योंग ने किया होता तो वो हुआंग सिटी के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते एंड हुआंग सिटी की जो फॉर्मेशन है वो एक और बार काफी ज्यादा तेज से बर्स्ट आउट होती, यानी कि हुआंग सिटी की फॉर्मेशन इतना ज्यादा बड़ी है कि अगर वो उसका इस्तेमाल करती तो डेफिनेटली किसी न किसी को पता चलता कि इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना मतलब एक बहुत बड़े से प्लेन को उड़ाने के बराबर में होता, और प्लेन उड़ रहा है मतलब आवाज भी आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड दूसरी बिगेस्ट पॉसिबिलिटी थी कि ये लॉर्ड लूहे का काम है। जूगो ने कहीं ना कहीं ये चीज मन के अंदर डिसाइड कर ली थी कि जो काम है ये लू फैंग का ही है, क्योंकि जब से लू फैंग हुआंग सिटी के अंदर आया है उसके साथ जितनी भी चीजें हुई है वो पूरी तरीके से वन साइडेड हुई है। 5 मेजर फैमिलीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। यंग कैंग उसे मारने के लिए आया था लेकिन वो मारा गया। इवन उसने लास्ट टाइम सिटी लॉर्ड मेंशन और साथ ही साथ फूड नेशन के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बीच में पार्टिसिपेट भी किया था। इसमें उसने यूनटियानी को काफी आराम से टक्कर दी थी एंड यूनटियानी को वहां से बच के भागना पड़ा था। इसका मतलब 70% चांसेस थी कि लॉर्ड लूहे ने ये चीज की है एंड 30% चांसेस थी कि जनरल योंग इन सब चीजों के पीछे है और उन्होंने कोई तो भी ट्रैप वगैरह सेटअप किया होगा। लेकिन अगर सही में ये काम लॉर्ड लूहे ने किया होगा तो लॉर्ड लूहे वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन होगा, जितना इसने सोचा नहीं था ये उससे ज्यादा टेरिफाइंग पर्सन है। एंड साथ ही साथ एंट्रोपी उस पर्सन का काफी क्लोज फ्रेंड था, सो डेफिनेटली उसकी मौत की न्यूज सुन के ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका होगा और इसने सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया होगा। रिसेंट ट्रिप तो हम लोग को मॉली मैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि डायरेक्टली लू फेंग से कांटेक्ट करता है एंड वो लू फेंग से पूछता है ब्रदर लूहे, यूनटियानू और यूनटियानी मारे गए, क्या इनके पीछे आपका हाथ है? लू फेंग कहता है कि हाँ मैंने उन्हें मारा है। क्या तुम्हारे सिटी लॉर्ड मेंशन के पास ब्लड क्लाउड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? मॉली मैंग ये सुन के काफी तो शॉक हो जाता है। वो लू फेंग से कहता है ब्रदर लूहे, क्या आप सच्ची में उसे मारने वाले हो? लू फेंग कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। क्या सिटी लॉर्ड मेंशन के पास इसके बारे में कोई जानकारी है? मॉली मैंग कहता है ब्रदर लूहे, मैं सिटी लॉर्ड मेंशन से बात करता हूँ, मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। मॉली मैंग कुछ नहीं कहता इस चीज के बारे में। मॉली मैंग को पता था कि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रैकिंग ऑर्डर है जो कि ब्लड क्लाउड गॉड का है, जो कि उनको एंट्रोपी के द्वारा मिला गया है, बट उस पर्सन के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जिसके थ्रू वो डायरेक्टली वो जो ऑर्डर है वो लू फेंग को भेज सके। इसके लिए डेफिनेटली उसे एक मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी, इसके अंदर उसके फादर हुआंग लॉर्ड, योंग योंग एंड और भी काफी सारे पावरफुल लोग होंगे। कहीं ना कहीं जो लू फेंग था वो मॉली मैंग की आवाज से समझ चुका था कि सिटी लॉर्ड मेंशन के पास शायद से कोई तरीका है जिसके थ्रू वो ब्लड क्लाउड को ढूंढ सके। जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से सिटी लॉर्ड मेंशन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस वक्त जेन्यून की तरफ जा रहा था। वो मोरुशा की मदद से प्रेसिडेंट जेन्यू के केव तक पहुंच जाता है, जिसके बाद फाइनली वो प्रेसिडेंट जेन्यून के केव के बाहर आके खड़ा हो जाता है। एक्चुअली जो प्रेसिडेंट जेन्यून की केव थी वो पूरी तरीके से हाइड केव थी एंड वो पूरी तरीके से एक सीक्रेट केव थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। केव के अंदर हम लोग को जेन्यून देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी परेशान हो रहा होता है इस वक्त। वो किसी पर्सन से बात कर रहा होता है, वो उससे पूछता है क्या तुम दोनों को भी नहीं पता कि उन दोनों को किसने मारा है? तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुम तो 5 मेजर फैमिलीज के मेंबर्स है ना, तुम लोगों ने जब भी मुझे कोई भी काम करने के लिए बोला मैंने हमेशा से तुम्हारी मदद की है, इवन वो सही काम हो या गलत काम। लेकिन आज तुम सब इस तरीके से मुझे पीठ दिखा के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। बट दूसरे साइड से वो जो बंदा होता है वो कम्युनिकेशन ऑर्डर को कट कर देता है। प्रेसिडेंट जेन्यून गुस्से में आके अपना फोन या फिर जो भी
भी था उसके पास शोगन वोगन वो पटक देता है और वो कहता है कि जितने भी लोग हैं 5 मेजर फैमिली से ये सारे के सारे कचरा है, ये किसी काम के नहीं है, मुझे पता था जरूरत पड़ने में इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। तो जेन्नी उनको समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसे भी मारने के लिए आएगा एंड वो भी हुआंग सिटी छोड़ के जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी रात का वक्त हो रहा था। रात के वक्त पूरी की पूरी सिटी सुनसान होगी, कोई भी उसे मार सकता है। लेकिन अगर वो डे टाइम के अंदर जाता है तो वहाँ पे काफी सारे काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स होंगे जिनके बीच में वो छुप के इस सिटी को छोड़ के भाग सकता है। अभी इसके लिए एक रात काटना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गई थी, ये पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुका था। बट तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है कि उसकी जो पूरी की पूरी केव है वो एक डोमेन के अंदर पैक हो चुकी है और उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज से बढ़ जाती है। उसे समझ जाता है ये और कोई नहीं, ये लॉर्ड लू है। उसे इस चीज का भी अंदाजा लग चुका था कि यूनटियानु और यूनटियानी को मारने वाला भी और कोई नहीं लॉर्ड लू ही है। जिसके बाद ही जो प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत अपनी केव से बाहर निकलता है और ऐसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपने सामने से देखता है उनके सामने से एक स्पेसशिप आ रही थी जिसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। इसमें लू फेंग और मोरुशा थे। लू फेंग को देखते ही जो प्रेसिडेंट जेन्यून होते हैं उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे लॉर्ड लू है, आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बस एक फोन कर देते या फिर एक मैसेज भेज देते, मैं आपके लिए कुछ भी काम कर लेता। लू फेंग इस बंदे की बकवास नहीं सुनता और वो डायरेक्टली पूछता है, मुझे बताओ ब्लड क्लाउड कहाँ पे है? जेन्यून के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, इवन मैं भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। लू फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम हुआंग सिटी के ओपन सीक्रेट हो, यानी कि जो हिडन फोर्सेज है फूड किंगडम उसकी 2 फोर्सेज है, एक हिडन और एक सीक्रेट, एंड तुम ओपन फोर्सेज के अंदर आते हो। ये मीनिंगलेस है अगर तुम कोई चीज मेरे से छुपाते हो, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो तुम मारे जाओगे। जेन्यून पूरी तरीके से पसीने से लथपथ हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, हाँ मैं मार्किस को सर्व करता हूँ। मैं हुआंग सिटी के अंदर काफी लंबे टाइम से हूँ, लेकिन मैंने भी आज तक कभी ब्लड क्लाउड गॉड को आमने सामने नहीं देखा। एंट्रोपी यान के कारण ही मुझे पता चला कि जो ब्लड क्लाउड है वही सैंक्शोयान है। वो हमेशा मेरे से काफी ज्यादा सतर्क रहता था। फाइनली अभी उसने मेरे से साथ पूरे के पूरे कम्युनिकेशन कट कर चुका है एंड अभी मैं भी उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। लू फेंग समझ जाता है, फिर वो उसकी तरफ देखता और कहता है, अच्छा फिर तो तुम पूरी तरीके से यूजलेस हो। जेन्यून कुछ आर्ग्यू करना चाहते थे लेकिन लू फेंग उसे मौका नहीं देते। तुरंत लू फेंग का हाथ आगे बढ़ता है। लू फेंग अपने हाथों से इसके छाती के अंदर छेद करके इसका जो दिल होता है वो मसल देता है। जो प्रेसिडेंट जेन्यून था उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो यू किंगडम के लिए काम कर रहा था। उसे पता था कि इस तरीके के सीक्रेट मिशन के अंदर अक्सर मारे जाते हैं लोग, बट उसे मार्किस के द्वारा काफी ज्यादा क्रेडिट दिए जा रहे थे, इसलिए वो हुआंग सिटी के अंदर आया था। वो हमेशा से संभल के रहता था। उसने हमेशा से 5 मेजर फैमिलीज के काफी सारे लोगों के साथ दोस्ती करके रखी थी ताकि कोई उसे जरूरत पड़ने पे काम आए। बट आज सभी लोगों ने अपना पिछवाड़ा दिखा दिया, यानी कि कोई भी उसके काम नहीं आया। जेन्यून को मारने के बाद लू फेंग वहीं पे खड़ा रहता है। मोरुशा लू फेंग से पूछता है, मास्टर अभी हमें क्या करना चाहिए? बस जो मोरुशा था वो ब्लड क्लाउड को कहीं पे भी नहीं ढूंढ पा रहा था। इस वक्त मोरुशा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था ब्लड क्लाउड को मारने के लिए। आफ्टर ऑल उसके मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में थे। लू फेंग कहता है कि इस वक्त फूड नेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, यानी कि यूनटियानु, यूनटियानी, प्रेसिडेंट जेन्यून, कोई भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अभी जो लास्ट होप है वो सिटी लॉर्ड मेंशन के ऊपर ही है। अदरवाइज हम ब्लड क्लाउड को इतने कम टाइम के अंदर तो नहीं मार सकते। वही हम लोग को सिटी लॉर्ड मेंशन देखने के लिए मिलता है। सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर कमांडर मॉली जाओ, हुआंग लॉर्ड, एक बुड्ढा और जनरल योंग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। जनरल योंग काफी ज्यादा शॉक के साथ कहता है, क्या यूनटियानु और यूनटियानी को लू फेंग ने मारा है? जनरल योंग कहता है कि इवन अगर मैं हुआंग सिटी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता, अगर मुझे 1 वर्सेस 2 उन ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती, उसके बाद भी मेरे लिए उनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मॉली कहता है कि इस वक्त लॉर्ड लू काफी ज्यादा गुस्से में और वो पागलों की तरह ब्लड क्लाउड को ढूंढ रहा है। वो ब्लड क्लाउड की स्ट्रेंथ के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन स्टिल वो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जनरल योंग कहता है कि सिटी के बाहर मैं उस बंदे का कुछ भी नहीं उगाड़ सकता, वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। सिटी के अंदर रह के मैं हुआंग सिटी की फॉर्मेशन की मदद से मैं भी उसे थोड़ा बड़ा रोक सकता हूँ। लॉर्ड लू उस बंदे का पीछा कर रहा है, ये जानते हुए भी कि वो सिटी के अंदर नहीं है। एंड इवन थॉट उनके पास किसी भी फॉर्मेशन की कोई मदद भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है, बट स्टिल अगर उनके पास इतना तो कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब जरूर उनके पास कुछ न कुछ है। एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा ऊपर है। जनरल योंग को समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसलिए वो उसका पीछे कर रहा है, या उसके पास सही में इतनी ज्यादा ताकत है। बट लू फेंग के बारे में ये लोग जितनी चीजें सोच सकते थे कि लू फेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, वो अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड है, वो पाथ ऑफ लॉस को कल्टीवेट करता है, उसके पास इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है। साथ ही साथ उन लोगों को लगता था कि इसने गॉड किंग के द्वारा गाइडेंस रिसीव की है। एंड अभी उसने चौथ रिलम के काफी सारे मूव्स को भी कॉम्प्रहेंड किया है। एंड उसका टैलेंट तो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। इतनी सारी चीजों के साथ में भी हो सकता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो ब्लड क्लाउड को मार सके। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखने के लिए मिलता है। इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे लॉर्ड वी, जो कि फूड किंगडम से ही थे। एंड ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, ये इस वक्त काफी ज्यादा डिलीशियस खाना खा रहा था। इसको न्यूज मिलती है कि फाइट किंगडम में से जो यूनटियानी और
ह्यूटियानी है, ये दोनों के दोनों मारे गए। चीज सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि ये काम कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। फाइनली बाकी सब लोगों की तरफ भी उसके दिमाग में दो नाम आते हैं, लेकिन योंगहू का नाम सोचते हैं। वो सोचता है कि योंगहू का इस तरीके का स्टाइल नहीं है कि वो इतनी शांति से इन दोनों को मारेगा। अगर योंगहू ने उन दोनों को मारा होता तो डेफिनेटली वो ढिंडोरा पीट चुका होता चारों तरफ। उसे सिटी लॉर्ड मेंशन की फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल किया होता। इसका मतलब लॉर्ड लू है जिसने इस बार इन दोनों को मारा है, क्योंकि इस बंदे को सिटी लॉर्ड मेंशन से भी कोई भी न्यूज नहीं मिली थी। वैसे तो ये फूड किंगडम से था, लेकिन सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर इसके कुछ चेले थे जिसके थ्रू इस बंदे को वहां की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। सीन शिफ्ट होता हम लोग को मॉली मैंग देखने के लिए मिलता है। लू फैंग से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि सिटी लॉर्ड मेंशन के पास एक कॉज एंड इफेक्ट ट्रैकिंग ऑर्डर है जो कि एंट्रोपी टियानयान के द्वारा छोड़ा गया था। उसके थ्रू वो एक बार लॉर्ड जूजन की लोकेशन का पता कर सकता है। मॉली मैंग कहता है क्या मैं आपको ये जो चीज है ये आपके केव के अंदर भेज दूं? लू फैंग कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सिटी लॉर्ड मेंशन आ रहा हूँ उस चीज को उठाने के लिए, बट मैं अंदर नहीं आ रहा तो मुझे डोर पे मिलवा। लू फैंग मुरुशा को लेकर डायरेक्टली सिटी लॉर्ड मेंशन पहुंच जाता है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है सिटी लॉर्ड मेंशन के आसपास एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट कर ली गई होती है जिसके थ्रू सिटी लॉर्ड मेंशन की कोई भी चीज या फिर कोई भी न्यूज बाहर ना जा सके। ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स इस इनविजिबल फील्ड को नहीं देख सकते थे। वही सिटी लॉर्ड मेंशन के डोर के ऊपर हम लोगों को 5 गॉड्स देखने के लिए मिलते। डेफिनेटली पूरे के पूरे हुआंग सिटी को रन करते थे, कि लॉर्ड हुआंग, मॉली जाओ, व्हाइट हेयर मैन यानी कि बुढ़ा, जनरल योंग और मॉली मैंग। जनरल योंग थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे लू फैंग से मिलने के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने लू फैंग को कभी देखा ही नहीं था। मॉली मैंग कहता है कि लॉर्ड लू है वो काफी ज्यादा काइंड किस्म के इंसान है, बट वो एट द सेम टाइम काफी ज्यादा गुस्सेल भी है। अगर एक बार उन्हें गुस्सा आ जाए तो उनको गुस्से को शांत करना काफी तो मुश्किल हो जाता है। जनरल योंग कहता है एक ऐसा बंदा जिसके पास इतनी ज्यादा पावर हो लेकिन उसके बाद भी वो काइंड हो, ये काफी ज्यादा रेयर है। इसके कहने का मतलब था कि ज्यादातर जिन लोगों के पास जो पावर होती है वो बंदे काफी ज्यादा एरोगेंट और घमंडी बन जाते हैं। वो हमेशा से कमजोरों को सताते हैं, लेकिन लू फैंग के केस के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी। वो कमजोरों की मदद करता था, वो अच्छाई की तरफ था, वो बुराई से नफरत करता था। टाइम के अंदर लू फैंग की शिप यहाँ पे आ चुकी थी जिसके अंदर से लू फैंग और मुरुशा बाहर आते हैं। बाहर आते ही जो मॉली मैंग होता है वो जनरल योंग को लू फैंग से इंट्रोड्यूस कराता है। लू फैंग बस हल्का सा सर नीचे करके जनरल योंग को ग्रीट कर देता है। जनरल योंग लू फैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि लॉर्ड लुए ब्लड क्लाउड गॉड को मारने जा रहे हैं, आप अपने ऊपर श्योर हो कि आप उसे मार पाओगे? लू फैंग कहता है 70% चांसेस। सी लू फैंग ने ये चीज कही थी जनरल योंग और वो बाकी के 5 लोग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। लू फैंग ने कभी भी ब्लड क्लाउड की पावर्स को देखा नहीं था, उसने कभी भी उस बंदे के साथ फाइट नहीं की थी। उसके बाद भी लू फैंग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि उसके पास 70% चांसेस है कि वो उस बंदे को मार सकता है। जनरल योंग लू फैंग से कहता है तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत है? लू फैंग साफ साफ मना कर देता और वो कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला ये काम निपटा लेगा। इसे सुन के जनरल योंग थोड़ा सा शॉक होते हैं एंड फिर वो कहता है मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन मेरे मुजू किंगडम के अंदर होगा। तुम अपने इस काम को निपटा लेते हो। इस काम को निपटाने के बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ यू किंगडम के जो 5 गॉड किंग्स है वो डेफिनेटली तुम्हें अपनी तरफ इन्वाइट करने के लिए इन्विटेशन लेटर भेजेंगे। अगर तुम चॉइस ऑफ लॉर्ड नहीं बनते तो तुम जनरल तो आराम से बन जाओगे। लू फैंग यहाँ पे ज्यादा बकवास सुनने की मूड में नहीं था, वो डायरेक्टली पूछता है क्या तुम्हारे पास कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर है तो मुझे जल्दी दो। मॉलीजा वो जो कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर होता है वो लू फैंग को कह देता और कहता है कि एंटी अन्ना ने ये चीज सिटी लॉर्ड मेंशन के अंदर भिजवाई थी इस होप के अंदर कि सिटी लॉर्ड मेंशन शायद से किसी पावरफुल पर्सन को बुलाएंगे जिसके थ्रू वो ब्लड क्लाउड को मार सके। मॉलीजा लू फैंग से कहता है ब्रदर लूए अगर तुम ब्लड क्लाउड को मार पाए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर तुम फेल भी होते हो तो प्लीज ये जो कैजुअल ट्रैकिंग ऑर्डर है ये सिटी लॉर्ड मेंशन को दोबारा वापस कर देना। लू फैंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल जो लू फैंग था वो 70% श्योर था, साथ ही साथ उसके पास मुरुशा भी था जो कि डेफिनेटली लू फैंग से भी ज्यादा खतरनाक है। एंड इन सब चीजों के साथ उसके पास थी उसकी लेजेंडरी टेक्निक, इसके थ्रू उसने इवन मुरुशा को भी अपना सोल स्लेव बनाया था। एंड वो लेजेंडरी टेक्निक है उसकी विल पावर अटैक। गाइस ये जो लेजेंडरी विल पावर टेक्निक है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर लू फैंग इसका इस्तेमाल करता है तो वो एक चॉज लॉर्ड को भी मार सकता है, क्योंकि जो लू फैंग की सोल है वो ऑलरेडी चॉज लॉर्ड लेवल के पीक तक पहुंच चुकी है। एंड कुछ लोगों को रैंकिंग के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था तो मैं उन लोगों को बता दूं ट्रू गॉड के बाद ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल आता है एंड ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के बाद इटर्नल ट्रू गॉड आता है। इटर्नल ट्रू गॉड के बाद चॉज लॉर्ड आते हैं और चॉज लॉर्ड के बाद गॉड किंग लेवल। अभी जो लू फैंग है वो इटर्नल गॉड लेवल के ऊपर है। के बाद जो लू फैंग होता है वो इमीडिएटली अपनी डिवाइन पावर्स को उस ट्रैकिंग ऑर्डर के अंदर डालता है एंड उसे तुरंत ब्लड क्लाउड की लोकेशन का पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो ब्लड क्लाउड है वो ऑलरेडी हुआंग सिटी से बाहर निकल चुका है। यही सबसे बड़ा रीजन था कि जो मुरुशा था वो ब्लड क्लाउड को नहीं ढूंढ पाया। लू फैंग उन लोगों की तरफ देखता और कहता है वो बंदा ऑलरेडी सिटी के बाहर जा चुका है, इससे पहले वो और दूर चले जाए, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद लू फैंग यहाँ से निकल जाता है मुरुशा को लेके। ये जो 5 लोग होते हैं ये लू फैंग को जाता हुआ देखते रहते हैं। लॉर्ड हुआंग कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि लॉर्ड लुए सक्सीड हो पाएंगे? जनरल योंग कहता है मुझे लगता है कि वो बंदा सक्सीड हो जाएगा। क्या तुमने एक चीज नोटिस की
कि ये बंदा ब्लड क्लाउड को हंट करने जा रहा है, इतने बड़े और इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन को, बट उसके बाद भी ये बंदा अपने सर्वेंट्स को अपने साथ लेके जा रहा है। जो ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं या फिर जो बाकी के लोग होते हैं, वो ऐसे टाइम के अंदर अपने सर्वेंट्स को केव के अंदर ही छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे, कि उन्हें अपनी जिंदगी का कंफर्मेशन नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अगर उनके साथ उनका कोई सर्वेंट रहेगा तो वो उनके ऊपर एक बोझ ही बनेंगे, इसलिए वो अपने सर्वेंट्स को ऐसे टाइम के अंदर अपने से दूर ही रखता है। बट ये बंदा हमेशा अपने सर्वेंट्स को अपने साथ रखता है। चीज सुन के मॉली मैंग थोड़ा सा शॉक होता है। बाद जनरल योंग कहता है कि मैंने सुना है कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग एलाइट्स लोगों को कल्टीवेट करते हैं, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, जो गॉड लेवल के वॉरियर्स होते हैं, वो जब किसी एलाइट पर्सन या फिर किसी जीनियस को कल्टीवेट करते हैं तब वो उनके साथ हमेशा एक सर्वेंट रखते हैं। एंड वो जो सर्वेंट होता है वो एज ए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है। हो सकता है कि जो मास्टर और सर्वेंट है ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा मिस्टीरियस ओरिजिन से हो एंड ये हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो। सारी चीजें सुनने के बाद लॉर्ड हुआंग, मोली जाओ और बाकी के जो 4 लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। बट एट द एंड जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि ये बस मेरा एक गैस है, ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये मैं नहीं बता सकता। वो चारों इस चीज को समझ सकते थे क्योंकि उन लोगों को भी लू फैंग की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता था। वो लोग भी एक चीज काफी अच्छे तरीके से जानते थे कि लू फैंग की स्ट्रेंथ कितनी भी हो, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जब भी लू फैंग उन लोगों के सामने आता था वो लोग पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाते थे। उन्हें लू फैंग के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फील होता था। बल्कि लू फैंग हमेशा अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिस्ट्रेन करके रखता था। हम लोगों को एक अंधेरी रात के अंदर लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है उस कैजुअल ट्रैकिंग ऑर्डर की मदद से, जिसके थ्रू ऑलरेडी उसने ब्लड क्लाउड की लोकेशन का पता लगा लिया होता है। लू फैंग की आंखों के अंदर आंसू होता है। वो रोते हुए कहता है, ब्रदर एंट्रोपी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एट द एंड मैं आप ही के दी गई चीज की मदद से इस ब्लड क्लाउड को हंट करूंगा। एट द एंड मैं और आप मिल गए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस ब्लड क्लाउड को मार के रहूंगा, मैं आपकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर निकल जाता है। एंड इसी के साथ आज का जो चैप्टर होता है ये यहीं पे खत्म होता है। अभी लू फैंग ब्लड क्लाउड को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा ये तो हम लोगों को आगे जाके ही पता चलेगा। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 60 चैप्टर के बाद मेरे पास ये जितने भी 2-3 चैप्टर्स आए थे ये मैंने कहीं और से मंगवाए थे, जिसके बाद आगे के चैप्टर्स के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि डेफिनेटली मैं अकेला तो नहीं चुका सकता। एक बार जो हमारे नॉर्मल जनरल एपिसोड होते हैं जो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ वहाँ पे ये चैप्टर पहुँच जाए एंड ये नोवेल फाइनली इस जगह पे खत्म हो जाए, उसके बाद मैं एक पोस्ट करूंगा एंड उस कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अभी मुझे इस नोवेल को आगे एक्सप्लेन करना है या नहीं करना। तो इस चैप्टर के बाद प्लीज़ मेरे से कोई भी ये मत पूछना कि अगला चैप्टर कब आने वाला है या फिर आप अगला चैप्टर कब दोगे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी अगला चैप्टर नहीं है। अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो आप मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम कर सकते हो। एंड इसी के साथ ये जो मिस्ट्री है कि लू फैंग ब्लड क्लाउड को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा ये मिस्ट्री रह गई। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने लू फैंग के काफी ज्यादा करीबी दोस्त यानी कि एंट्रोपी उसे मरते हुए भी देख लिया, जिसके मौत का गम डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा है। एंड मैं डेफिनेटली आगे जाके देखना चाहूंगा कि जो लू फैंग है वो ब्लड क्लाउड को मार पाता है या नहीं मार पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।